हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कॉर्डुरॉय क्या होता है, कैसा फैब्रिक होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कम्युनिकेशन के बारे में, सेंडर रिसीवर और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है और ग्रुप डिस्कशन क्या हो जाता है, ये आज हम अपने वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और आगे आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। मॉडल टेस्ट पेपर 1 यूजीसी नेट, ये हम सॉल्व करेंगे और हम जानेंगे पैसेज के बारे में। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को लाइक कीजिए और ये मेरा यूट्यूब लिंक है, तो आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे वीडियोस को भी, जो भी मॉडल टेस्ट पेपर का पहले 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, वो भी आप मेरे वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए कॉर्डुरॉय, ये जो पैसेज है, ये कॉर्डुरॉय क्या होता है। कॉर्डुरॉय एक फैब्रिक को बोला जाता है, एक कॉटन फैब्रिक है, एक एक जिसे कहते हैं कि वुलन क्लोथ है, उसका नाम है कॉर्डुरॉय। ठीक है, तो कॉर्डुरॉय आया कहाँ से है। कॉर्डुरॉय 2 वर्ड से मिलकर बना है, कॉर्ड प्लस डुरॉय, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, अ कोर्स वुलन क्लोथ, एक दरदरा वुलन क्लोथ होता है जो कि इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में पाया गया था, वहाँ से ही शुरुआत हुई है। इट इज़ कंसिडर्ड अ ड्यूरेबल क्लोथ, और ये बहुत ही ड्यूरेबल माना जाता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग माना जाता है। इट इज़ फाउंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राउजर्स, जैकेट्स एंड शर्ट्स। तो ट्राउजर्स, जैकेट, शर्ट्स बनाने में इनका यूज़ होता है। अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह की लाइनिंग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइनिंग मिलेगी। ओके, धारीदार मोटा नरम कपड़ा, जिसे हम अगर हिंदी में कहें तो ये होता है। ठीक है, तो इस तरह के कपड़े से बनाया जाता है ये। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कॉर्डुरॉय इज़ फास्ट एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ एज दिस ईयर्स फैब्रिक वाइल द रिब्ड कॉटन। अब आप कहेंगे कि रिब्ड कॉटन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रिबिंग ऑफ द कॉटन इज़ द डिज़ाइन इन विच वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये देखिए, ये वर्टिकल या कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह की लाइन भी देखने को मिलती है। सरफेस ऑफ द फैब्रिक लाइक स्ट्रक्चर इज़ अनफोल्ड ऑन द फैब्रिक। ओके, तो कुछ इस तरह का एकदम टाइट सा, एकदम स्ट्रॉन्ग जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है कपड़े का, जैसे आपने ट्राउजर्स देखे होंगे, जैकेट्स देखे होंगे, तो आपको उसमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि रिब्ड कॉटन प्रोवाइड यूटिलिटेरियन टेनेसिटी, टेनेसिटी मतलब स्ट्रॉन्गनेस, टेक्सचर एंड वार्मथ। इट इज़ द फैब्रिक्स लॉन्ग हेल्ड एसोसिएशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। दैट में प्रोवाइड अ हिंट टू इट्स करंट रिवाइवल एज अ फैब्रिक फॉर ऑल सीजन। अब ये देखिए, यहाँ पे ऑल सीजन्स की बात की गई है, फैब्रिक फॉर ऑल सीजन्स यहाँ पे बात की गई है। तो ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। इट इज़ कॉर्डुरॉयज लिंक विद गुड ब्रीडिंग एंड कंट्री लिविंग। अब यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ हिंट आपको दिया कि गुड ब्रीडिंग भी है, मतलब बहुत लग्जरी वाले लोग भी यूज़ करते हैं, एंड कंट्री लिविंग, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी उसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट में यूज़ करते हैं। और सबके पास आप देखेंगे जेंटलमैन्स वार्डरोब अलॉन्ग विद वेलिंगटन बूट्स। अब आपको दिखा दूँ वेलिंगटन बूट्स, यहाँ पे है, एक सेकेंड। वेलिंगटन बूट्स आपने देखा होगा कि लॉन्ग बूट्स होते हैं जो कि घुटने तक आते हैं, उन्हें आपने देखा होगा ज़्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड में वो बूट्स यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे हर जगह पहने जाते हैं। तो वेलिंगटन बूट्स हर किसी के वार्डरोब में है। ठीक है, ये कॉर्डुरॉय एंड वेलिंगटन बूट्स एंड अ डिसेंट वूलन। इट कंबाइंस द कंफर्टेबल नॉनसेंस अपील ऑफ कॉटन विद द परफेक्टली करेक्ट लग्जरी फिनिश ऑफ वेलवेट। यहाँ पे देखा है कि नॉनसेंस कॉटन ऑफ अपील ऑफ कॉटन भी है, उसमें कॉटन का कुछ जिसे कोई तरीका नहीं कहते, नॉनसेंस मतलब कोई तरीका नहीं है, वो भी है। एंड जो वेलवेट की फिनिश है, लग्जरी फिनिश, वो भी वहाँ पे आपको उस फैब्रिक में
मिल जाएगी। कॉर्डुरॉय हैज़ द एबिलिटी टू अपीयर ईदर सुप्रीमली सोफिस्टिकेटेड होता है, मतलब फैशनेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होता है, रफ भी होता है एंड रेडी भी होता है। तो यहाँ पे आप जो पैसेज में मिला जुला के आपको क्या बोला गया है कि उस फैब्रिक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है कि ये जो है ये ऑल सीजन्स मिलता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्सचर, वार्मथ मिलेगा आपको, एंड गुड ब्रीडिंग, कंट्री लिविंग, मतलब कि हर जगह आप जो है अमीर हो गरीब हो सब इसे ले सकते हैं। ओके, एंड कंफर्टेबल है, कुछ तो उसके पास उसमें कॉटन का नॉनसेंस अपील भी है और कुछ है फिनिश ऑफ वेलवेट है, और उसके पास एबिलिटी भी है, सोफिस्टिकेटेड भी है, रफ है, रेडी है। तो मिला जुला के उसको अप्रिसिएशन किया गया है कॉर्डुरॉय फैब्रिक का। तो हम जब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू ऑथर द स्पेशल क्वालिटी ऑफ कॉर्डुरॉय इज़। अब ये बोला है कि जो ऑथर के अकॉर्डिंग जो कॉर्डुरॉय की स्पेशल क्वालिटी क्या आपको समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप उसे आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आपके आंसर मैच करते हों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है, बोथ द रिच एंड नॉट सो रिच कैन अफोर्ड टू बाय इट। अब देखिए ऑथर के अकॉर्डिंग आपको पैसेज में थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कई बार आपको एकदम उसमें एकदम क्लियरली दिया है, कई बार आपको उसमें चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्री लिविंग, गुड ब्रीडिंग, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल सीजन्स है। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। तो बोथ द रिच एंड नॉट सो रिच कैन अफोर्ड टू बाय इट, यहाँ पे देखिए सबके वार्डरोब में है लॉन्ग विद द वेलिंगटन बूट। तो ये क्या बोला, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, गुड ब्रीडिंग, कंट्री लिविंग। तो यहाँ से आपको पता लग सकता है। नाउ अब देखिए इसमें, ये देखिए अब इसमें 12th में क्या बोला है कि कॉर्डुरॉय इज एसेंशियल इन अ जेंटलमैन्स वार्डरोब बिकॉज, क्यों है एसेंशियल जेंटलमैन वार्डरोब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो करेक्ट आंसर ये है, इट हैज़ एसोसिएशन विद गुड अपब्रिंगिंग एंड कंजर्वेटिव लाइफ स्टाइल। तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। उसके बाद अब यहाँ पे बोला कि जब राइटर रेफर्स कॉर्डुरॉय यूटिलिटेरियन टेनेसिटी, उसका मतलब क्या है कि ये बी, इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट इज़ ड्यूरेबल। तो एक तो पैसेज में भी बोला है कि ये ड्यूरेबल है, ऑल सीजन्स, वहाँ पे एक वर्ड बोला है ऑल सीजन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सीजन्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल सीजन्स की बात की गई है, फैब्रिक फॉर ऑल सीजन्स, तो उसकी बात की गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किसकी बात की गई है। तो यहाँ पे आप हमने देखा। अब और जो टेनेसिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटेरियन टेनेसिटी मतलब स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ। अगर आप कॉटन को देखेंगे तो जो गीला कॉटन होता है वो 20% मोर उसकी टेनेसिटी होती है, ना कि जो ड्राई वाले से, ठीक है, ड्राई कॉटन से, तो उसकी टेनेसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूटिलिटेरियन टेनेसिटी मीन्स इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट इज़ ड्यूरेबल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। अब इसको अच्छे से डिस्क्राइब क्या किया गया है, यहाँ पे आपको देखिए ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। इट टेल्स अबाउट द वर्च्यूज़ ऑफ कॉर्डुरॉय। वर्च्यूज़ मतलब गुडनेस, उसकी गुडनेस के बारे में बताया। तो दिस इज़ द करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट, ये तो पैसेज के क्वेश्चन हो गए थे। अब अदर क्वेश्चन से रिलेटेड ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन वेयर we are taking groups of a dozen to few thousand people. We are communicating in groups of a dozen to few thousand people, कुछ ग्रुप के लोगों से लेकर कुछ हज़ार लोगों तक। तो ये लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन है। यहाँ पे हम लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन
जैसे कर सकते हैं किससे, ओवरहेड प्रोजेक्टर से। ये एक बड़ी स्क्रीन होती है जिस पे हम अपनी कोई भी चीज़ को अगर दर्शाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को दर्शा सकते हैं। तो इस तरह का ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए टेलीविज़न तो नहीं हो सकता, वीडियो नहीं, कंप्यूटर नहीं, ये सब तो स्मॉल ग्रुप के लिए होता है, बट ओवरहेड प्रोजेक्टर इज़ द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट जो मीडिया होता है वो हम यहाँ से लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। तो मीडिया बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर आपको किसी को भी कम्युनिकेट करना है तो मीडिया कौन सा चैनल आप यूज़ कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दो लोगों के से बात कर रहे हैं तो आप वर्बली करेंगे। उसके बाद आप क्लासरूम में कर रहे हैं तो आप उसमें भी आप वर्बली कर सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको चैनल यूज़ करना पड़ेगा, रेडियो, टीवी। उसके बाद आप लार्ज ग्रुप कर रहे हैं तो ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है। उसके बाद है विच प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग नॉइज़ इन अ क्लासरूम। अगर आपको क्लासरूम में बच्चे बातचीत करें, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक अपनी बात पहुंचाने का एक ये ज़रिया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अगर मैंने समझाया कि ट्रांसमिशन और द पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम सेंडर टू अ चैनल। एक सिलेक्टेड हम चैनल ले रहे हैं, जैसे ये सेंडर है, ये रिसीवर है, हमें एक चैनल लेना है। जैसे हमने लिया ओवरहेड प्रोजेक्टर, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं तो ओवरहेड प्रोजेक्टर लिया, तो क्या है, एक सिलेक्टेड टू द चैनल टू द रिसीवर, ओवरकमिंग बैरियर्स। जो वो सेंडर कहना चाहता है वही रिसीवर समझे। अगर बीच में जो बैरियर आ गया तो समझो बैरियर क्या हो गया, नॉइज़, तो हमारा जो कम्युनिकेशन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक आइडिया आता है सेंडर के दिमाग में, उसके बाद एनकोडिंग होती है, वो अपने खुद के समझने के तरीके में उसे चेंज करता है। उसके बाद चैनल सिलेक्शन करता है, फिर डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग मतलब उसको सिंबल्स में या जो भी तरीके से उसे रिसीवर को समझाना है, रिसीवर अपने दिमाग में समझ जाता है। उसके बाद फिर वो समझ के उसका फीडबैक करता है। तो इस सेंडर से रिसीवर की तरफ अगर फीडबैक उसी रूप में पहुंच गया तो समझो कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है रिमेनिंग काम एंड जस्ट लुकिंग एट स्टूडेंट। तो ये सबसे अच्छा है कि हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बार बार बोलेंगे डोंट टॉक तो बच्चे नहीं सुनने वाले। अगर हम चिल्लाएंगे तो भी नहीं सुनने वाले। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो दिस इज़ नॉट द राइट मैनर। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब डिस्कशन इन द क्लासरूम विल बी मोर इफेक्टिव। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, अगर डिस्कशन क्या होता है, वाद विवाद। वाद विवाद, अगर हमें वाद विवाद करना है क्लासरूम में तो सबसे अच्छा तरीका, इफेक्टिव तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम नॉट इंट्रोड्यूस, तो ये गलत है। स्टेटेड बिफोर स्टार्ट ऑफ डिस्कशन, तो कुछ ये ठीक हो सकता है। रिटन ऑन द बोर्ड विदाउट नोट इंट्रोड्यूसिंग इट, तो ये भी गलत है कि हम बोर्ड पे लिख दें और उसको बताएं ना, लेकिन इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट वेल इन एडवांस, ये सबसे सही तरीका है। तो चौथा जो आंसर है वो सही है। अगर हमें कोई भी मैसेज या कोई भी ग्रुप डिस्कशन करना है तो हमें एडवांस में स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि हम कल क्या डिस्कस करने वाले, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बच्चे कर लें। ठीक है, तो उस हिसाब से बच्चे अपनी तैयारी करें। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 4th। द कम्युनिकेशन विच इंस्पायर्स इनसाइड अ पर्सन इज, इनसाइड मतलब कि वन सेल्फ, हम खुद में ही बात कर रहे हैं। तो वन सेल्फ क्या है, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल दैट ट्रांसपायर्स इनसाइड अ पर्सन, या टॉकिंग टू वन सेल्फ। कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई हम ही हैं, कभी कभी अपनी चीज़ें हम अपने आप से बातें करते हैं, तो वो क्या होगा, इंट्रापर्सनल। फर्स्ट इज इंट्रापर्सनल, हम क्या कर रहे हैं, टॉकिंग टू वन सेल्फ, टॉकिंग टू अस, हम खुद से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो वो पर्सन के खुद के अंदर होता है। उसके बाद रेटोरिक्स, रेटोरिक्स का मतलब क्या होता है, रेटोरिक्स का मतलब होता है बयानबाजी। अगर हम हिंदी में कहें तो बयानबाजी इसे कहते हैं। इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ये ग्रीक मीनिंग है, मतलब स्पीकर। जो रेटोरिक ग्रीक, इसका मतलब है स्पीकर। एंड यूज़ द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि स्पीकर ऑफ पावरफुल स्पीकिंग, या आर्ट ऑफ स्पीकिंग या राइटिंग इफ़ेक्टिवली दैट इन्फ्लुएंस द पीपल, असरदार तरीके से बोलना, असरदार
पहले ये पॉजिटिव माना जाता था, लेकिन आज के ज़माने में बहुत लोग ऐसे हैं जो इसे नेगेटिव भी मानते हैं, क्योंकि बयानबाजी आपने टीवी में देखा होगा कि बहुत से नेता बयानबाजी करते हैं तो उसको सही नहीं माना जाता, तो उसमें बहुत सारे लोग गलत तरीका ले लेते हैं तो वो नेगेटिव भी माना जाता है। तो ये क्या है, लॉन्ग स्पीचेस होती है। अब आपने देखा होगा कि जो मोटिवेटर होते हैं वो कितने देर देर तक बातें करते हैं और हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे, तो वो क्या है, रेटोरिक इसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रेटोरिक जो हुआ उसका मतलब है सोर्स ऑफ परसुएबिलिटी, कितना सोर्स है परसुएबिलिटी, कितने स्ट्रांगनेस तरीके से उसे बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं, और आप और सुनना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।